हेलो गाइस, नमस्ते, केम छो, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, केमो नाचो, कसा काय, राम राम गाइस, और भी कुछ रह गया हो तो हेलो। वेलकम बैक टू द चैनल भाई। कैसे हो? आई होप सब बढ़िया होगी। ठीक है, मैं डोर क्लोज कर देता हूँ, शोर आ रहा है, आई एम रियली सॉरी। पता नहीं क्या है, कंस्ट्रक्शन चलता रहता है दूसरे दिन कुछ ना कुछ। ठीक है, खैर खैर खैर। और मैं मानता हूँ हमारी कंसिस्टेंसी भी थोड़ी सी लूज हो गई है। मंडे को 2 वीडियो आनी थी, मैंने एक ही डाली है, उसके लिए हम सॉरी। अब आज से मैं फिर से कंसिस्टेंट हो जाऊंगा। सीन क्या था कि मेरे को वेडिंग पे जाना था, तो मैं 2 दिन के लिए वेडिंग पे गया था। अभी तो मेरी आवाज़ भी सुन रहे होगे, तो वहीं से आया था। तो अभी थोड़ा सा सिक भी हो गई, मोशन मतलब वही हो गया, जेट लैग टाइप हो गया है। खांसी भी बहुत हो रही है, नोज भी ब्लॉक्ड है, अभी आवाज़ भी नहीं निकल रही है। तो फिलहाल पढ़ना तो है। ठीक है, तो स्टाफिंग के साथ आ गया हूँ मैं, चिंता मत करो। ये देखो, चैप्टर बहुत बड़ा था और मैं इस हालत में यूं कि मैं पूरा बना दूंगा। और ये भी है कि तुम अगर ज़्यादा वीडियो बनाओ, बड़ी वीडियो बनाऊंगा, तो तुम लोग भी वो हो जाओगे थोड़ा सा। ठीक है, तो छोटी वीडियो रखते हैं। आधा चैप्टर आज कराएंगे, आधा अगले में करा देंगे। ठीक है, चिंता ना करो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं चैप्टर स्टाफिंग। देखो, स्टाफिंग मतलब क्या होता है। देखो, स्टाफिंग मीन्स प्लेसिंग द राइट पर्सन एट द राइट वर्क एट द राइट टाइम, हैविंग द राइट क्वालिफिकेशन, राइट पर्सन एट द राइट जॉब, इसे लिख कर समझ लो। ठीक है, तो जो भी तुम्हारी कंपनी के लिए तुमने मान लो जॉब्स वगैरह बनाया, तुमने ऑर्गेनाइजिंग में सारी जॉब्स बता दी तुम्हें कि क्या करना है क्या करना है। अब वो जॉब कौन करेगा? इंसान ही तो करेगा ना, तो फिर ह्यूमन भी तुम्हें स्टाफ करने पड़ेंगे। ठीक है, तो स्टाफिंग मीन्स बेसिकली गेटिंग द राइट पर्सन एट द राइट प्लेस, डूइंग द राइट वर्क, हैविंग द राइट क्वालिफिकेशन एट द राइट टाइम। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्टाफिंग। स्टाफिंग मतलब बस इंसान को लेके आना, राइट पर्सन को। ठीक है, फिर इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग क्या हो गई? सबसे पहली इंपॉर्टेंस हो गई फिलिंग द रोल्स फॉर ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सनल। देखो, एक तो सबसे पहली बात तो मुझे पता ही है कि जो रोल्स होते हैं बेसिकली जो गिवन होते हैं उनको फिल करते हैं एम्प्लॉयज। बट ये क्या है? कॉम्पिटेंट बाय ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सनल। कॉम्पिटेंट, अब देखो क्या है, दो फर्म्स है ना बेसिकली, मान लो एक फर्म ए और एक फर्म बी है भाई। दोनों ना सेम तरीके के रिसोर्सेज तो अवेलेबल कर सकते हैं, मतलब वो वहाँ से रॉ मटेरियल खरीदता है तो दूसरी फर्म भी वहाँ से खरीद सकती है, तो सेम रिसोर्सेज तो दोनों ऑब्टेन कर सकते हैं। बट जहाँ वो अलग हो जाते हैं ना, वो उस चीज में हो जाता है कि किसकी मतलब बेसिकली स्टाफ कितनी बेटर है। ठीक है, अगर हमारा जो पर्सनल है वो बेटर होगा ना, तो हमारी कंपनी आगे निकल जाएगी लॉन्ग रन में उनसे। ठीक है, अब लेट मी चेक वीडियो वर्क कर रही है नहीं कर रही, फिर कोई टेंशन हो जाएगी बाद में। ठीक है, ये वर्किंग। ठीक है, तो बेसिकली भाई कॉम्पिटेटिव जो हमारा अगर अच्छा स्टाफ होगा ना, तो हमको आगे निकलवा देगा और कंपनी से बेसिकली। ठीक है, नेक्स्ट इज प्लेसिंग राइट पर्सन एट द राइट जॉब। ये तो तुम्हें मैंने पहले ही बता दिया। देखो, स्टाफिंग में पता है क्या होता है ना, पहले क्वालिफिकेशन देखते हैं कि तो फिर बंदे को काम एज पर द क्वालिफिकेशन ही मिलता है, इसलिए राइट पर्सन जाता है एट द राइट जॉब। ठीक है, बोला भी नहीं जा रहा तो खैर। ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइज में बताया, अगर कॉम्पिटेंट पर्सनल होगा ना भाई, तो वो अच्छे से वर्क करेगा, सब कुछ अच्छे से होगा, तो हमारी ग्रोथ तो होगी और हम बाकी ऑर्गेनाइजेशन से भी आगे निकल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। अब देखो, स्टाफिंग में ना सिर्फ ये चीज़ नहीं होती कि बेसिकली सिलेक्ट करना है एम्प्लॉय को, उसमें आगे ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, करियर प्लानिंग वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं, या प्रोसेस में लिखा भी है। ठीक है, ये सब बहुत चीज़ होती है। तो एक तरीके से ना ह्यूमन रिसोर्स का यूटिलाइजेशन होता है अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट इज इंप्रूव जॉब सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। अब अगर तुमसे कोई पूछेगा ना कि तुम्हें कहाँ काम करने में इंटरेस्ट है, ठीक है, तो मैं कहूँगा मेरे को भाई गेमिंग डिपार्टमेंट में ऐसा कुछ में इंटरेस्ट आता है। ठीक है, तो वो मेरे को वहीं पे प्लेस करेंगे, तो मैं ज़्यादा खुश रहूँगा ना, ज़्यादा अच्छे से काम कर पाऊंगा, तो जॉब सेटिस्फैक्शन भी बढ़ेगा मेरा। ठीक है, क्योंकि इसमें हम पूछते हैं इसलिए जॉब सेटिस्फैक्शन बढ़ता है। ठीक है, फिर आ गया स्टाफिंग एंड एचआरएम। देखो, स्टाफिंग तो मैंने बताया राइट पर्सन एट द राइट जॉब, सिर्फ इतना है स्टाफिंग। बट जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है ना, एचआरएम को ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग बोलते हैं, तो उसमें सब कुछ आ जाता है। एम्प्लॉय का डेवलपमेंट, ट्रेनिंग, परफॉर्मेंस अप्रेजल, कंपेंसेशन, या कोई उनकी सजेशंस है, कोई वो है, कंप्लेंट्स है, सब कुछ आ जाता है। स्टाफिंग में तो सिर्फ राइट पर्सन एट द राइट जॉब, बट एचआरएम में हर चीज आ जाती है। तो कभी कभी बोर्ड में क्वेश्चन आ जाता है। मैंने जब एग्जाम दिया था तो मेरे बोर्ड में भी क्वेश्चन आया था, तो उन्होंने मेरे को एचआरएम के दो कोई से भी ये बता दिए थे, मुझे याद नहीं कौन से, बट 2 एक्टिविटीज जो परफॉर्म करता है एचआरएम वो बता दिए थे, और मुझसे कहा था इसके अलावा कोई 4 एक्टिविटीज और बताओ जो वो परफॉर्म करता है। ठीक है, तो पहले तो मैंने सोचा था ये बनाए लिखूं, बट मेरे को याद आया कि हाँ, ये तो आया था मेरे में भी। ठीक है, तो एचआरएम ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग करता है कि कितने एम्प्लॉयज हम लोग को नीडेड होगी, क्या जरूरत होगी, कौन से टाइप के एम्प्लॉयज हमें जरूरत होगी। ठीक है, नेक्स्ट इज एम्प्लॉइंग पीपल। जो हमारा बेसिकली ये एचआरएम रिक्रूट करता है एम्प्लॉयज को और सेलेक्ट करता है उनको, और इस हिसाब से उनको एम्प्लॉय करता है। ठीक है, नेक्स्ट इज करियर ग्रोथ। ये ना भाई एज पर द परफॉर्मेंस बंदों की करियर भी करते हैं, करियर प्लानिंग भी देखते हैं, और देखते हैं कि अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं तो उनको आगे प्रमोशन वगैरह देते हैं, तो करियर प्लानिंग भी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज देखो परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल वही होगा बेसिकली, अगर कोई एम्प्लॉय अच्छा काम कर रहा है तो उसको अप्रेजल देना। ठीक है, नेक्स्ट इज मोटिवेशन। अब जो एक अच्छा एचआरएम मतलब एक मैनेजर होता है ना, एचआर मैनेजर जो होता है अच्छा, वो सिर्फ ये सब काम नहीं करता, वो एक एम्प्लॉय को मोटिवेट भी करके रखता है जिससे वो अच्छे से काम कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट इज कंपेंसेशन। कंपेंसेशन मतलब जो कितना पैसा मिलेगा एम्प्लॉयज को वगैरह वगैरह, वो सब भी, क्या पर्क्स होंगी, क्या फ्रिंजेस होंगी, क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलेंगे, वो सब भी हमारे एचआर मैनेजर करता है। ठीक है, और फिर प्रोवाइडिंग सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स तुम तो जानते होंगे, जैसे कि
ये हो गया अपना पीएफ हो गया, ये सब चीज़ें जो हो गया ना, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स ये सब भी मिलते हैं, ठीक है, पीएफ वगैरह या फिर ग्रेट्युटी पेंशन वगैरह ये सब भी होता है, ठीक है, तो ये सब भी इंक्लूड हो गया उसमें। नेक्स्ट इज रिव्यूइंग एंड ऑडिट, मतलब कोई भी मतलब ऑडिट या फिर कोई भी रिक्वेस्ट वगैरह होती है एम्प्लॉयज की, वो सब रिव्यू करता है एचआर मैनेजर, ठीक है। और ये भी होता है कि एचआर मैनेजर का एक रोल ये भी होता है कि मान लो कोई एम्प्लॉय अगर केस कर देता है कंपनी के खिलाफ, तो एचआर मैनेजर ही जाता है, मतलब बेसिकली कोर्ट में और फेस करता है, ठीक है, सिचुएशंस को। तो बस स्टाफिंग और एचआरएम में वैसे ये एचआरएम की एक्टिविटी है, बट अगर जनरली स्टाफिंग और एचआरएम में डिफरेंस देखो तो स्टाफिंग तब होता है जब छोटी मतलब कोई छोटी ऑर्गेनाइजेशन होती है और वहाँ पे इतने ज़्यादा एम्प्लॉयज ही नहीं है, तो एचआरएम की जरूरत ही नहीं है। तो जब छोटे लेवल पे सब कुछ हो रहा होता है तो स्टाफिंग होता है, बट अगर कंपनी अलग से डिपार्टमेंट बना के रखती है तो उसको एचआर डिपार्टमेंट बोलते हैं, वहाँ पे एचआरएम का काम चलता है, ठीक है। नेक्स्ट इज गला गया है स्टाफिंग प्रोसेस, ठीक है। देखो मैं तुम्हें हर की शॉर्ट फॉर्म बताई थी, प्लानिंग की बताई थी PO ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग की बताई थी IDE, और स्टाफिंग का देखो स्टाफिंग की क्या है, स्टाफिंग की है ERSPTPPC, ठीक है, ERSPTPPC, ठीक है, ये है शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। E से एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, R से रिक्रूटमेंट, S से सिलेक्शन, P से परफॉर्मेंस प्लेसमेंट है ना, P से प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन हो गया, फिर T से ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हो गया, फिर P से आ गया अपना परफॉर्मेंस अप्रेजल हो गया, नहीं जो पहले वो होगा ना, हाँ, परफॉर्मेंस अप्रेजल, फिर होगा प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग, फिर C से कंपनसेशन, ठीक है, तो याद रखना है, ठीक है। सबसे पहले आ जाता है एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट। अब तुम स्टाफिंग करोगे तो तुम पहले देखोगे कितने लोगों की जरूरत है, ठीक है। तो मैन पावर रिक्वायरमेंट में हम दो स्टडी करते हैं, ठीक है, एक करते हैं वर्क लोड एनालिसिस, एक तो यार कहीं बाहर जाते हैं तो वो पानी वगैरह चेंज होता है तो उसकी वजह से भी दिक्कत होती है, थोड़ा सा बीमार हो गया वरना तो सही है, हो जाऊंगा आगे सही एक दिन में, बढ़िया, ठीक है भाई, दुआ करो भाई के लिए, बढ़िया चलेगा सब, तुम लोग टेंशन मतलब पड़ा होगा तो, ठीक है। तो अब देखो जब हम मैन पावर रिक्वायरमेंट करते हैं तो उसमें हम बेसिकली दो चीज़ें देखते हैं, एक होता है वर्कलोड एनालिसिस करते हैं, वर्कफोर्स एनालिसिस। देखो वर्कलोड एनालिसिस मतलब होता है कि हमें कितने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है और कैसे टाइप के एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, ठीक है। मान लो वर्कलोड एनालिसिस किया और हमें पता चला कि हम लोग को 100 एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, ठीक है, और फिर हम करते हैं वर्कफोर्स एनालिसिस। वर्कफोर्स मतलब जो वर्कफोर्स हमारे पे है, वर्कलोड मतलब कितने का लोड है हमारे पे, तुम वर्ड से ही समझ पाओगे, मतलब कितने की नीड है, और वर्कफोर्स मतलब कितने एक्चुअली काम कर रहे हैं। मान लो वर्कलोड एनालिसिस में आया कि हमें 100 लोगों की नीड है और वर्कफोर्स में देखा कि काम कर रहे हैं 70 लोग, तो हम 30 लोग रिक्रूट करेंगे, ठीक है, और सेलेक्ट करेंगे, स्टाफ करेंगे, ठीक है। और अगर मान लो वर्कलोड 100 की आई और वर्कफोर्स जो करंटली काम कर रही है वो 115 की आई, तो या तो वो 15 को हम निकाल देंगे या उनको ट्रांसफर करके दूसरे डिपार्टमेंट में भेज देंगे या कुछ भी कर देंगे, ठीक है। ये होगा मैन पावर रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट इज रिक्रूटमेंट। देखो रिक्रूटमेंट मीन्स इंड्यूसिंग, स्टिमुलेटिंग एंड मोटिवेटिंग द पीपल टू बेसिकली, अरे मैं कैसे बताऊँ एग्जैक्ट, मैं तुम्हें बताऊँ तो देखो रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में तुम कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, ठीक है। तो रिक्रूटमेंट मीन्स सेलेक्टिंग, देखो सेलेक्टिंग और रिक्रूटमेंट अलग है, ठीक है। रिक्रूटमेंट मीन्स इंड्यूसिंग या स्टिमुलेटिंग या मोटिवेटिंग द पर्सन तो बेसिकली वो अप्लाई करे, टू अप्लाई फॉर द जॉब। जो हमारी बेसिकली कंपनी है ना, तो हम लोग रिक्रूटमेंट में क्या करते हैं कि एम्प्लॉयज को मोटिवेट करते हैं, उनको कम्युनिकेट करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, जिससे वो हमारी कंपनी में बेसिकली अपना रिज्यूमे डालें या फिर अप्लाई करें जॉब के लिए, ठीक है, जो वेकेंट है हमारी कंपनी में। तो इसको हम रिक्रूटमेंट को हम लोग बेसिकली नेगेटिव, आगे हम इसको इसमें भी पढ़ेंगे, अभी अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, अभी रुक जाओ, ठीक है। रिक्रूटमेंट में मैंने कोई बोला बेसिकली रिक्रूटमेंट ना एक पॉजिटिव प्रोसेस होता है। पॉजिटिव प्रोसेस क्यों होता है? क्योंकि भाई इसमें ना ज़्यादा से ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं और सबको मोटिवेशन मिलता है कि हाँ भाई हम लोग को भी जॉब मिलेगी, ठीक है। तो इट्स अ पॉजिटिव प्रोसेस। एक सेकंड रुक जाओ, ठीक है। आई एम रियली सॉरी गाइस, ठीक है। हाँ, तो रिक्रूटमेंट मैंने बताया पॉजिटिव प्रोसेस है क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को होप मिलती है कि हमें भी जॉब मिलेगी, ठीक है। तो मैंने वही बोला रिक्रूटमेंट मीन्स इंड्यूसिंग, स्टिमुलेटिंग। जो मैनेजर होता है ना वो बेसिकली स्टिमुलेट करता है, इंड्यूस करता है, मोटिवेट करता है बाकी लोगों को, जिससे हमारी कंपनी में बेसिकली वो करे, रिक्रूट करे या फिर अप्लाई करे जॉब के लिए, ठीक है। फिर रिक्रूटमेंट में हम लोग बहुत सारी हम लोग को वैकेंसीज आ जाती हैं, मतलब मान लो 150 लोगों ने हमें अप्लाई किया, ठीक है। तो 150 में से फिर हम लोग सिलेक्शन करते हैं जितने की हमें नीड है। मान लो यहाँ पे हमें 30 की नीड थी, ठीक है, तो हम 30 का सिलेक्शन करेंगे बेस्ट का। पर वो देखो 30 सेलेक्ट होगा बट जो बाकी 120 थे वो तो रिजेक्ट हो गए ना। तो सिलेक्शन इज अ नेगेटिव प्रोसेस, क्योंकि जो सिलेक्शन में लोग अब बेसिकली सिलेक्ट होते हैं वो नंबर ऑफ रिजेक्टेड, मतलब रिजेक्टेड एम्प्लॉयज से ज़्यादा सेलेक्ट, मतलब सेलेक्टेड से ज़्यादा रिजेक्ट होते हैं, ठीक है। तो इट्स अ नेगेटिव प्रोसेस। बट रिक्रूटमेंट पॉजिटिव है क्योंकि वहाँ पे सबको होप मिलती है कि उन्हें जॉब मिलेगी, ठीक है।
नेक्स्ट इज प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। अब जब सिलेक्शन हो जाता है ना, तो बेसिकली हम प्लेसमेंट मतलब एम्प्लॉय को कहते हैं कि अब आप प्लेस हो जाओ अपनी जॉब पे, मतलब उनको जॉब पे बिठवा देते हैं, ठीक है। और ओरिएंटेशन मीन्स उनको वेलकम करते हैं। ये सब आगे हम पढ़ेंगे अच्छे से, बट अभी सुन लो ओरिएंटेशन मतलब क्या होता है। ओरिएंटेशन मीन्स वेलकमिंग द एम्प्लॉय। जब नया एम्प्लॉय आता है हमारे पास, तो कुछ कंपनी जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज होती है वो तो सेमिनार्स वगैरह रखती हैं जिसमें वो नए एम्प्लॉयज़ को वेलकम करवाती हैं। बट अगर छोटी कंपनी है तो नॉर्मली एक मैनेजर राउंड पे जाता है, सबसे हेलो वेलो करवाता है, वेलकम करवाता है और सारी चीज़ें बताता है कि वॉशरूम से यहाँ पे हैं, ये यहाँ पे है। जिससे जो नया एम्प्लॉय आया है ना, बेसिकली वो बेसिकली या तो शाय है, तो अगर उसकी शायनेस हट जाएगी, ठीक है, जिससे वो काम अच्छे से कर पाए, ठीक है। प्लेसमेंट मतलब प्लेस कर दिया जॉब पे, ओरिएंटेशन मीन्स उसको वेलकम किया अच्छे से, उसको सब चीज़ें बताएं, ठीक है। नेक्स्ट इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। देखो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ट्रेनिंग और डेवलपमेंट दोनों अपने में बहुत अलग चीज़ें हैं, ठीक है। देखो ट्रेनिंग मीन्स इक्विपिंग द एम्प्लॉय विद द नीडेड स्किल्स। अब मान लो कंपनी के लिए हमको ट्रेनिंग, जैसे कंपनी जैसे मेरे पापा की भी पहले जॉब करते थे, अभी तो बिजनेस है, तो जब वो पहले बेसिकली काम करते थे ना, तो भाई ये सीन हुआ करता था कि उन लोगों को पहले ट्रेनिंग पे भेजते थे। जैसे ही वो जॉब या तो स्विच होती थी, कुछ पापा ने पहले जॉब स्विच की थी तो हर बार उन्हें पहले ट्रेनिंग मिलती थी। तो जो एक्चुअली जो काम होता है ना कंपनी का, वो उस हिसाब से ट्रेनिंग देते हैं, ठीक है। तो ट्रेनिंग मींस इक्विपिंग द एम्प्लॉय विद नीडेड स्किल्स, ठीक है। बट डेवलपमेंट, जो डेवलपमेंट है, इट्स अ वाइडर प्रोसेस, ठीक है। इट्स अ वाइडर, मतलब एक डेवलपमेंट एक वाइडर टर्म है। डेवलपमेंट ओवरऑल डेवलपमेंट होता है ह्यूमन का, उसका फिजिकली भी और इमोशनली भी, ठीक है। ट्रेनिंग में तो क्या है, बस उसको बता दिया क्या करना है, बट डेवलपमेंट मींस उसका ओवरऑल डेवलपमेंट, कि कैसे खड़ा होना है, कैसे क्या चीज़ करनी है, कैसे बोलना है, हर चीज़ सब कुछ आता है डेवलपमेंट में, ठीक है। इट्स अ वाइडर टर्म, ठीक है। नेक्स्ट इज परफॉर्मेंस अप्रेजल। देखो परफॉर्मेंस अप्रेजल अभी यहाँ भी पढ़ा था। परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है, बेसिकली एम्प्लॉयज को ना, जब वो बेसिकली रिक्रूट हो रहे होते हैं ना, या फिर सेलेक्ट हो रहे होते हैं, तो उन लोगों को एक स्टैंडर्ड्स दे दिए जाते हैं कि भाई आपको दिन का एटलीस्ट वेट गाइस आई एम रियली सॉरी, ठीक है। शोर बहुत हो रहा है आज, आई डोंट नो व्हाई, बट वीडियो भी रुक रही है। आज तक इतना नहीं हुआ है, बट ठीक है, आई एम रियली सॉरी, ठीक है। हाँ, तो परफॉर्मेंस अप्रेजल पे थे, तो जब भी बेसिकली हम ना अपनी किसी एम्प्लॉय को सेलेक्ट करते हैं या फिर स्टाफ करते हैं ना, तो उसके बाद उन लोगों को एक स्टैंडर्ड बताए जाते हैं कि आपको दिन का एटलीस्ट 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं, ठीक है। तो जब एक मैनेजर वर्क करता है थोड़ा, मतलब एक एम्प्लॉय जब महीने भर के लिए या कोई टाइम होता है उतने वर्क करता है, उसके बाद उसका चेक करते हैं कि उसने अपने स्टैंडर्ड्स पूरे करे हैं या नहीं करे, ठीक है। तो एज पर द स्टैंडर्ड उसने काम अचीव किया है नहीं किया। अगर किया होता है तो उसे आगे फ्यूचर में मतलब अच्छा भी जॉब पोजीशन देते हैं, प्रमोट करते हैं, ठीक है। नहीं दिया होता तो उस हिसाब से कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली बस परफॉर्मेंस अप्रेजल मतलब बेसिकली कंपेयर करते हैं कि जो उनको स्टैंडर्ड्स दिए तो उसके हिसाब से वो काम अच्छे से कर रहे हैं नहीं कर रहे, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग। कोई अगर काम अच्छे से कर रहा है तो उनको प्रमोशन दिया। करियर प्लानिंग मतलब उनके करियर के बारे में सोचते हैं कि आगे वो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज कंपेंसेशन। लास्ट में फिर पे डिसाइड होता है कि उन्हें क्या, कितनी सैलरीज मिलेंगी, कितनी वेजेस मिलेंगी, क्या वर्क्स मिलेंगे, क्या फ्रिंजेस मिलेंगी, क्या अदर बेनिफिट्स मिलेंगे, ठीक है। आई एम सॉरी। नेक्स्ट ये हो गया। फिर आगे स्टाफिंग। जो स्टाफिंग है ना, उसके मेन 3 कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। तो अभी देखो हमने रिक्रूटमेंट पढ़ा, सिलेक्शन पढ़ा, ट्रेनिंग पढ़ा। अब हमको ये तीनों चीज़ें ना बेसिकली उसको पढ़नी है, वाइडेड टर्म से पढ़नी है, अच्छे से पढ़नी है, ठीक है। तो मेन कंपोनेंट स्टाफिंग की 3 ही है ये भी, बट मेन जो कंपोनेंट्स है वो 3 है। ट्रेनिंग, सिलेक्शन, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग। ट्रेनिंग भी नहीं, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट बोलते हैं, बट अभी लिखा हुआ है, ठीक है, चलेगा। आज सिर्फ रिक्रूटमेंट तक पढ़ेंगे, नेक्स्ट फिर आगे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। रिक्रूटमेंट मैंने तुम्हें बताया मीन्स इंड्यूसिंग, स्टिमुलेटिंग और मोटिवेटिंग द एम्प्लॉयज टू दे अप्लाई फॉर आवर जॉब, ठीक है। जो वेकेंट बारे में जॉब्स है उनके लिए वो अप्लाई करें और इट्स अ पॉजिटिव प्रोसेस, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को होप मिलती है कि आपको सेलेक्ट होंगे, ठीक है। तो रिक्रूटमेंट है, रिक्रूटमेंट के 2 तरीके हो सकते हैं, या तो इंटरनल रिक्रूटमेंट है, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट है, ठीक है। देखो इंटरनल रिक्रूटमेंट क्या होता है, मतलब हमने कंपनी के अंदर से रिक्रूट कर लिया एम्प्लॉय, ठीक है। और एक्सटर्नल मतलब हमने कंपनी के बाहर से बुलाया। इंटरनल देखो 2 तरीके से हो सकता है, या तो मान लो इंटरनल में मतलब देखो पहले तो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों के अपने अपने बेनिफिट्स और डीमेरिट्स है, ठीक है। वो मैं बताता हूँ, मेरिट्स और डीमेरिट्स। इंटरनल के मेरिट्स क्या है कि भाई जो हमारा एग्जिस्टिंग स्टाफ है उनको मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि देखो इंटरनल का एक हमारा कंपोनेंट है प्रमोशन, मतलब प्रमोशन करते हैं, ठीक है। तो एग्जिस्टिंग बंदे को वो मिलता है, सेटिस्फेक्शन मिलता है एम्प्लॉयज़ को, और वहाँ पे सब अच्छे से काम करते हैं, क्यों उन्हें लगता है कि क्या पता अगला प्रमोशन हमारा ही हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट इज कि भाई अब जो ना अगर अपना कंपनी के अंदर से एम्प्लॉय रिक्रूट करते हैं ना, तो हम लोग को ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना पड़ता ट्रेनिंग पे, डेवलपमेंट पे, और ओरिएंटेशन की भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जो हमारा एम्प्लॉय है वो पहले से ही सारे रूल्स के साथ फैमिलियर है, ठीक है। तो लीव करने के भी चांसेस कम होते हैं। अब जब मान लो नया एम्प्लॉय आया, वो सूट नहीं कर पाया उसे अच्छा सा एनवायरमेंट, तो क्या पता वो छोड़ जाए, ठीक है। नेक्स्ट डीमेरिट्स हो सकते हैं इंटरनल के। इंटरनल के डीमेरिट्स क्या है कि भाई वो कोई वाइड चॉइस नहीं मिली चूज करने की, अपने उसी ग्रुप ऑफ पीपल में से चूज करना पड़ा। एक्सटर्नल बुलाते क्या पता बहुत लोग आ जाते, एग्जिस्ट हमारी न्यू टेक्नोलॉजी वाले लोग नहीं मिले जिन्हें अच्छे नई टेक्नोलॉजी की चीज़ नॉलेज है, ठीक है। और क्या पता अच्छा स्टाफ मिल जाता बाहर से, ठीक है। फिर वही एक्सटर्नल में जो इसके मेरिट है उसके डीमेरिट है, ठीक है। एक्सटर्नल के मेरिट्स क्या होगा कि हमको वाइडर चॉइस है, फ्रेश टैलेंट मिल सकता है, लोग मिल सकते हैं जिनके पास एक्जिस्टिंग टेक्निकल नॉलेज हो अच्छी, ठीक है। फिर डीमेरिट ये हो गया अगर एक्सटर्नल बुलाते तो जो हमारे एक्जिस्टिंग एम्प्लॉयज हैं उनके बीच में डिससेटिस्फेक्शन होता है, क्योंकि जैसे मान लो कि तुम्हारे स्कूल में मान लो प्रिंसिपल है, ठीक है। तो वाइस प्रिंसिपल क्या सोचता है कि इसके हटने के बाद तो मैं प्रिंसिपल बनूंगा, ठीक है। तो बट अगर
तो स्कूल वालों ने क्या किया भाई कि बाहर से प्रिंसिपल लिया। अब वाइस प्रिंसिपल भाई उसके बीच में तो उसको डिससेटिस्फेक्शन होगा, डिमोटिवेशन होगा कि मैं इतने टाइम से काम कर रहा हूँ, मैं केपेबल हूँ, फिर भी मेरे को प्रिंसिपल नहीं बनाया, तुमने बाहर से बुला दिया, ठीक है। डिससेटिस्फेक्शन होता है, रिक्रूटमेंट या ट्रेनिंग वगैरह में बहुत खर्चा भी होता है, ठीक है। तो ये सब आगे एक्सटर्नल के मेरिट्स में, ठीक है। फिर अब इंटरनल एक्सटर्नल के सोर्सेज क्या होते हैं, ठीक है। देखो इंटरनल रिक्रूटमेंट दो तरीके से कर सकते हो, या तो तुम किसी बंदे का ट्रांसफर कर सकते हो इधर से उधर, या प्रमोशन कर सकते हो, ठीक है। मान लो कि हमारे एक बंदा था जो प्रोडक्शन मैनेजर था, ठीक है। अब हमारी मान लो हमारी बाय प्रोडक्ट मतलब मल्टी प्रोडक्ट कंपनी है, अभी कॉस्मेटिक्स में हमारा प्रोडक्शन मैनेजर था, ठीक है। तो अब सीन क्या हुआ कि वो वहाँ पे ना क्या कहते हैं, मतलब हम पे दो प्रोडक्शन मैनेजर थे, ऐसा वैसा हो नहीं सकती है, मान लो तुम, ठीक है। वैसे हो भी सकते हैं, ऐसा कोई है नहीं, ठीक है। मान लो दो प्रोडक्शन मैनेजर थे, और जो हमारी कॉस्मेटिक्स की कंपनी थी में दो थे, ठीक है। और हमारी जो बेसिकली मान लो मेडिसिन की कंपनी थी, उसमें एक प्रोडक्शन मैनेजर की जरूरत थी। तो हमने क्या किया, बेसिकली उसका ट्रांसफर कर दिया यहाँ से वहाँ। तो ट्रांसफर में क्या होता है, बेसिकली हॉरिजॉन्टल वो होता है, ट्रांसफर मतलब बेसिकली हॉरिजॉन्टल, क्या बोलूँ, हॉरिजॉन्टल ट्रांसपोर्टेशन होता है एक तरीके से। हॉरिजॉन्टल क्योंकि तुम समझ लो कि सबसे ऊपर आता है जनरल मैनेजर, ठीक है। उसके नीचे आता है प्रोडक्शन मैनेजर वगैरह वगैरह, उसके नीचे एम्प्लॉयज आता है, ठीक है। अब तुम यहाँ से उठ के यहीं तो गए हो, ये थोड़ी ना कि तुम यहाँ से उठ के यहाँ चले गए। तो ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल नहीं है, हॉरिजॉन्टल है। तो उसमें क्या होता है, तुम्हारा हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर होता है और सब कुछ सेम रहता है, तुम्हारा पर्क, सैलरीज, वेजेस, तुम्हारी रिस्पेक्ट, रिकॉग्निशन वगैरह सब सेम रहता है। चेंज होता है तो क्या होता है, बस काम करने की जगह चेंज हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रमोशन। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें हायर लेवल की एम्प्लॉयज की जरूरत है, मान लो कि प्रोडक्शन मैनेजर अच्छा काम कर रहा है और हमें जनरल मैनेजर की जरूरत भी थी, तो हमने उस प्रोडक्शन मैनेजर को जनरल मैनेजर बना दिया, ठीक है। जनरल मैनेजर टॉप लेवल पे आता है, ठीक है। तो प्रमोशन क्या होता है, प्रमोशन वर्टिकल शिफ्ट होता है, मतलब अभी नीचे था ऊपर लिया है तो वर्टिकल शिफ्ट हो गया, ठीक है। इसमें ज़्यादा सैलरी से ज़्यादा वेजेस से ज़्यादा पर्क्स से ज़्यादा फ्रेंचेस से ज़्यादा रिस्पेक्ट है, ज़्यादा रिकॉग्निशन है, ठीक है। नेक्स्ट इज एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। अब एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के तो देखो बहुत सारे सोर्सेज हो सकते हैं, ठीक है। पहला है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मान लो कि कुछ कभी कभी होता है ना कि जो कंपनीज हैं जिनको स्वीपर की नीड होती है, पियोन वगैरह की नीड होती है, तो वो दरवाजे पे जो फैक्ट्री होती है उनकी गेट पे लिख देते हैं कि हमें ज़रूरत है इनकी, और लोग उसको पढ़ते हैं और अंदर जाके अपना बेसिकली वो दे देते हैं, इंटरव्यू दे देता है, ठीक है। नेक्स्ट इज कैजुअल कॉलर्स। कैजुअल कॉलर्स मतलब ये मत समझना कैजुअली कॉल कर दिया, बट कैजुअल हाँ एक तरीके से होता हुई है, बट ऐसा होता है ना, अब कंपनी अभी रिक्रूटमेंट कर रही है, इसका मतलब ये थोड़ा कंपनी ने पहले भी कभी रिक्रूटमेंट नहीं किया होगा। मान लो कभी कंपनी ने पहले रिक्रूटमेंट किया होगा और उस टाइम में उनको 5 एम्प्लॉय की जरूरत थी, बट उन्हें पसंद 10 आए थे, तो वो जो बचे हुए 5 थे ना जिनको वो सेलेक्ट नहीं कर रही थी, उनके नंबर लिख लेते हैं कहीं पर, ठीक है। इसको हम बोलते हैं वेटिंग लिस्ट। तो कभी भी हमें एम्प्लॉयज की जरूरत होती है तो हम वेटिंग लिस्ट में से कॉल करते हैं, उनको बुला लेते हैं। इससे क्या होता है, हमारा रिक्रूटमेंट का भी खर्चा कम हो जाता है क्योंकि हम उनको पहले से जानते हैं, उनको पहले से हमने अच्छे से टेस्ट ले रखा है, ठीक है। नेक्स्ट इज एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट तो तुम पता है, एडवर्टीजमेंट में हमें बस सोर्स डिसाइड करना होता है कि हमें कहाँ पे एडवर्टीज करना है, न्यूज़ में, किस में, ठीक है। नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस बेसिकली गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, क्या करती हैं भाई, इसमें दोनों जॉब सीकर्स और जो कंपनीज होती हैं, ठीक है, वो दोनों आती हैं, ठीक है। जॉब सीकर कंपनी बेसिकली बताती है इनको, अपनी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को, जो इनको एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बोलते हैं, कि हमें ऐसे एम्प्लॉयज की नीड है, ठीक है। तो उधर से दूसरी तरफ से जो जॉब सीकर्स होते हैं हम जैसे, वो बेसिकली वहाँ पे रिक्वेस्ट डालते हैं, तो उस हिसाब से जो रिज्यूम परफेक्ट बैठता है वो उस हिसाब से जॉब दिलवा देते हैं अपने बेसिकली कंपनीज को, ठीक है। ये होता है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस, ये होता है गवर्नमेंट लेवल पे, गवर्नमेंट करती है। बट अगर इसी काम को बेसिकली प्राइवेट सेक्टर करेगा तो वो कैसे चार्ज करेगा, ठीक है। तो जब ये काम को प्राइवेट सेक्टर करता है तो उसे हम बोलते हैं प्लेसमेंट एजेंसी। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में क्या हो रहा था, जॉब सीकर कंपनीज को मिलवा रहे थे, इसमें भी यही होता है, बस इसमें फर्क क्या है कि इसमें प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन करती है, इसमें गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन करती है, और इसमें वो फीस चार्ज करते हैं थोड़ी बहुत, ठीक है। और प्लेसमेंट एजेंसीज और दो चीज़ें, ठीक है। प्लेसमेंट एजेंसीज में तुम नॉर्मल मैनेजर्स वगैरह को हायर कर सकते हो, तो उसकी नहीं। बट अगर तुम्हें टॉप लेवल की, और टॉप लेवल जैसे एमडी वगैरह की नीड है तो तुम मैनेजमेंट कंसल्टेंट पे जाते हो। काम ये भी वही करते हैं, बस टॉप लेवल के एम्प्लॉयज वगैरह दिलवा देते हैं, ठीक है। मेरा गला डेड हो रहा है, जल्दी करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज कैंपस रिक्रूटमेंट। कैंपस रिक्रूटमेंट तुम्हें पता ही है भाई, ये तो सबसे बेसिक है, मतलब तुम कॉलेज में काम करते हो क्या कॉलेज में पढ़ते हो, ठीक है। तो मैं वहाँ पे बेसिकली कंपनीज आती रहती है लगातार, ठीक है। पता नहीं कौन सा सेम में आती है, मैं खुद अभी स्टार्ट ही कर रहा हूँ, ठीक है। तो कैंपस रिक्रूटमेंट में बेसिकली वही होगा, ठीक है, कि तुम कैंपस में ही ऑर्गेनाइजेशंस और वो तुम्हें रिक्रूट कर लिया उन्होंने, ठीक है। इससे क्या होता है, उन्हें फ्रेश टैलेंट मिलता है और तुम्हें बस थोड़ा सा पैसा पे कर देते हैं, जिससे तुम प्रैक्टिकल नॉलेज को भी अच्छे से लगा सकते हो, ठीक है, यूज़ कर सकते हो। और फिर आगे रिकमेंडेशन फॉर प्रेजेंट एम्प्लॉयज। मान लो मेरी कंपनी में कोई सॉफ्टवेयर मैनेजर काम करता है, तो मैंने उससे कहा भाई मेरे को ना 2 और सॉफ्टवेयर मैनेजर चाहिए, तो किसी को जानता है अच्छे होंगे, हाँ मैं जानता हूँ, तो हमने रिकमेंडेशन ले ली प्रेजेंट एम्प्लॉयज में से, ठीक है। नेक्स्ट इज लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स। ये दलाल वगैरह तुम जानते हो, दल्ले क्या करो, दल्ले गंदी भाषा है, ठीक है। दलाल, अरे ये बेसिकली तुमने करा होगा कि वो उस पर क्या बोलते हैं, भाड़े पे नहीं,
मैं एग्जैक्ट नाम भूल रहा हूँ, बट तुम्हारे घर में बोला होगा, मुझे कमेंट्स में बताना कि हमने दिहाड़ी पे, यस दिहाड़ी पे लेबर लगा दिया, ठीक है। वो जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर होता है ना एक बंदा, वो बहुत सारी लेबर्स को अपने साथ कॉन्टैक्ट में रखता है और जैसी नीड होती है तो वो भेज देता है काम पे, ठीक है। तो लेबर कॉन्ट्रैक्टर वही होता है, लेबर कॉन्ट्रैक्टर एक बंदा होता है जो बहुत सारी लेबर के साथ कॉन्टैक्ट में होता है, ठीक है। तो हम उससे कॉन्टैक्ट करते हैं और वो हमें बेसिकली लेबर प्रोवाइड करवा देता है शॉर्ट पीरियड ऑफ नोटिस, शॉर्ट नोटिस में बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट इज एडवर्टीजमेंट ऑन टेलीविजन। एडवर्टीजमेंट ऑन टेलीविजन अब थोड़ा देखा जाए तो पॉपुलर कम रहा है, बट पहले बहुत होता होगा। तुमने देखा न्यूज़ में भाई नीचे एडवर्टीजमेंट आती थी, हर जैसी ब्रेक आता था एडवर्टीजमेंट आती थी, अभी भी चलता है तो बहुत चलता है, बट पहले ज़्यादा फेमस हुआ करता था, ठीक है। ये नेक्स्ट इज वेब पब्लिशिंग। वेब पब्लिशिंग आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा चल रहा है, जैसे कि naukri.com, monster.com, यहाँ पे तुम जॉब्स वगैरह के अप्लाई करते हो, वो आगे वेब पब्लिशिंग में, ठीक है। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, ज़्यादा मैं बोलूँगा नहीं, ठीक है। और नोट्स मैं अगले पार्ट के बाद ही अपलोड कर दूँगा, या फिर तुम कहो तो मैं आधे कर देता हूँ, ठीक है, देख लेता हूँ, चलो जैसा भी रहेगा। और बाकी आज पर 10 शेड्यूल हमने आज बिजनेस पढ़ लिया, नेक्स्ट क्लास में पूरा खत्म हो जाएगा स्टाफिंग, ठीक है। और 15-20 मिनट की बनेगी, नेक्स्ट का पूरा खत्म कर दूँगा, ठीक है। और सॉरी मैं पूरा नहीं करा पाया, बट मैं आगे पूरा ही कराऊंगा, ट्राई करूँगा सब वन शॉट में हो जाए, बस पहले ही चैप्टर जो नहीं हुआ, डायरेक्टिंग भी शायद 2 ले लिया, ठीक है। बट करते हैं, अभी मैं थोड़ा सा रेस्ट लेता हूँ, मैं कंसिस्टेंट रहने का ट्राई करूँगा, तुम दुआ करो भाई की तबीयत जल्दी सही हो जाए, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस, ठीक है। टूटा